हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, एएलपी टेक्नीशियन के लिए हमारा वन लाइनर एमसीक्यू की सीरीज़ है वो चल रही है। इससे पहले वो हमारी काफ़ी क्लासें हैं वो हो चुकी हैं। पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर आपको एएलपी टेक्नीशियन के नाम से प्ले लिस्ट बनाई है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये सारे ही क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज आप कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं या कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। तो वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जो ज़्यादा एग्ज़ाम में बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेल्डिंग नोजलों को कॉपर से क्यों बनाया जाता है। यानी कि वेल्डिंग की जो नोजल्स होती है उनको कॉपर से क्यों बनाया जाता है। या फिर इसके अलावा पूछा जाता है कि जब सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है उसको कॉपर से क्यों बनाया जाता है, तो इसका क्या रीज़न होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हाई मेल्टिंग पॉइंट और ताप की सुचालक होती है। ठीक है, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं कौन, कॉपर। इससे कॉपर से ज़्यादा फिर हमारा होता है सिल्वर, चांदी, लेकिन सिल्वर महंगा होता है तो इसलिए हम सिल्वर का यूज है वो नहीं करते हैं, वहाँ पर यूज किया जाता है कॉपर का। नॉर्मली आप कहीं भी देख सकते हैं जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका बिट है वो कॉपर बनाई जाती है। वेल्डिंग की जो नोजल होती है वो कॉपर की बनाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और ताप की सुचालक होती है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है ड्रिलिंग समय की गणना का सूत्र। यानी कि ड्रिलिंग टाइम निकालना है, समय निकालना है कि इसमें कितना समय लगेगा, या फिर इस साइज़ का हमारा मेटल है, ठीक है, उसकी स्पीड वगैरह ये रहेगी, उसका आरपीएम वो ये रहेगी, फीड दी हुई रहेगी, और पूछा क्या जाएगा, समय पूछा जाएगा कि कितने समय में हमारा ये ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या सूत्र है, ड्रिलिंग समय बराबर ड्रिल की चाल की लंबाई, यानी कि ड्रिल है वो कितनी दूरी तय कर रही है, ड्रिल की चाल की लंबाई बटे चक्कर प्रति मिनट, यानी कि आरपीएम, कितने आरपीएम पर हमारी ड्रिल है वो चल रही है, और फीड है वो हम कितनी दे रहे हैं, फीड ज़्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं, कितनी फीड है वो दी जा रही है। यानी कि फीड और स्पीड होती है वो दोनों चीज़ अलग अलग होती है, पूछी भी जाती है। तो कटिंग स्पीड क्या होती है, तो कटिंग स्पीड होती है कि 1 मिनट में जितनी धातु काटती है उसको एक लंबाई में माप लिया जाए तो वो होती है कटिंग स्पीड, और फीड होती है एक चक्कर में जितना ड्रिल हमारा धातु के अंदर प्रवेश करता है वो इसकी फीड कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर में क्या है, फिगर दिया हुआ है कुछ देख सकते हैं आप कि नीचे बने चित्र में दर्शाए गए जॉब के गोलाई वाले भाग को चेक करने के लिए कौन सी गेज उपयुक्त है। यानी कि इस भाग को क्या करना है, चेक करना है, जहाँ पर R7 लिखा है। R7 का मतलब क्या है, रेडियस है वो 7 का है, यानी कि रेडियस दिया हुआ ये 7 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये आपको क्या है, छोटी छोटी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, कोडवर्ड आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो ये ड्राइंग में आपको देखने के लिए मिल जाती है, थ्योरी में भी आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा कुछ ही दिनों में हम ड्राइंग की क्लासें भी इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं, तो साथ साथ में आपका ड्राइंग भी क्लियर होता चलेगा और इसके साथ में ही आपका थ्योरी है वो पूरा क्लियर होता जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है R7 का रेडियस, यानी कि R का मतलब है रेडियस और 7 का मतलब है 7 मिलीमीटर का। तो ये किसके द्वारा हम चेक करेंगे, तो ये हम चेक करते हैं किसके द्वारा, रेडियस गेज के द्वारा। किसके द्वारा चेक किया जाता है, रेडियस गेज के द्वारा इसको चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर में क्या दिया हुआ है कि एक क्लियरेंस फिट असेंबली में शाफ्ट के साइज के संदर्भ में होल के आकार की क्या अवस्था होती है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्लियरेंस फिट दी हुई है, शाफ्ट के साइज के संदर्भ में होल के आकार की क्या व्यवस्था होती है, यानी कि शाफ्ट के अकॉर्डिंग होल कैसा होता है, क्या शाफ्ट से होल बड़ा होता है, क्या शाफ्ट से होल है वो छोटा होता है, तो किस प्रकार का होता है, क्लियरेंस फिट बोला गया है। अब क्लियरेंस फिट बोला गया है तो शाफ्ट से होल क्या होगा, बड़ा रहेगा। वहीं पर इंटरफेरेंस बोलता तो शाफ्ट से होल क्या रहता, हमारा छोटा रहता। ठीक है, तो इसमें क्या एक आंसर में क्या दिया हुआ है कि होल का साइज शाफ्ट के साइज से अधिक होता है, यानी कि होल का साइज है वो हमारा शाफ्ट के साइज से हमेशा बड़ा रहता है क्लियरेंस फिट में।
वहीं पर अगर बात करें तो क्लियरेंस फिट को पॉजिटिव फिट भी बोला जाता है, धनात्मक फिट भी बोला जाता है। और अगर बात करें इंटरफेरेंस फिट की, तो इंटरफेरेंस फिट में हमारा शाफ्ट का साइज है वो होल के साइज से बड़ा रहता है, जिसको हम नेगेटिव फिट भी कहते हैं, यानी कि ऋणात्मक फिट भी कहते हैं इंटरफेरेंस फिट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। तो इसमें क्या दिया हुआ है 15 नंबर में, इसमें दिया हुआ है एक रिमर को अत्यधिक ओवरहैंग के साथ में पकड़कर एक होल की रिमिंग की गई है। इससे एक दोष ओवर साइज होल बनना है, दूसरा दोष क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन है उसको कहना क्या चाहता है वो समझना ज़रूरी है। आज के टाइम में अगर देखें तो क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़े आते हैं, थोड़े से उन क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको चेंजेस कर देते हैं। बाकी अगर थोड़ा सा अगर हम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका आंसर है वो बिल्कुल सिंपल रहता है हमारे लिए। तो इसमें क्या दिया है कि एक रिमर को अत्यधिक ओवरहैंग के साथ में पकड़ा गया है, यानी कि उसको सही से नहीं पकड़ा गया है और होल की रिमिंग कर रहे हैं। अब रिमिंग कर रहे हैं तो एक बार इधर ज़्यादा दबाव डल रहा है, दूसरी बार उधर ज़्यादा दबाव डल रहा है, तो क्या वो एक बार इधर से ज़्यादा मटेरियल काट रहा है, दूसरी बार दूसरी साइड से क्या कर रहा है, ज़्यादा मटेरियल काट रहा है। इससे एक दोष ओवर साइज होल बनता है। तो उससे क्या होगा, ओवर साइज होल बन जाएगा, यानी कि होल का साइज है वो सही नहीं आएगा, क्योंकि हम ओवर हैंग कर रहे हैं। इसको ओवर हैंग कर रहे हैं मतलब क्या है कि एक साइड में प्रेशर वो ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सेंटर में नहीं है, सेंटर आउट उसका हो चुका होता है, वो साइडों से मटेरियल को काटने के लिए लग जाता है। तो एक दोष तो आएगा कि ओवर साइज का होल बनाएगा, और दूसरा आएगा कि होल की गोलाई प्रभावित होगी। अब होल की राउंडनेस कैसे प्रभावित होगी, क्योंकि जब हम प्रेशर लगा रहे हैं तो वो एक साइड से ज़्यादा मेटल काट रहा है। ठीक है, तो जिधर से ज़्यादा मेटल काटेगा तो उधर से होल का क्या है, साइज है, होल की जो शेप है वो वहाँ से चेंज हो जाए, क्योंकि उधर से मेटल हमारा कट जाता है उसके साथ में। इसलिए होल को क्या है अपने एक्सिस में चलाना चाहिए, सेंटर में होल को चलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। एक टेपर्ड कंपोनेंट को 15 डिग्री ±5 डिग्री कोण में मशीन करना है। टॉलरेंस कितनी दी गई है, एक टेपर्ड कंपोनेंट है, कोई कंपोनेंट है, कोई पार्ट बनाना है, 15 डिग्री एंगल पे बनाना है हमें, उस पर जो टॉलरेंस दी गई है वो प्लस में 5 मिनट और माइनस में 5 मिनट दी गई है, यानी कि 5-5 मिनट की दोनों तरफ हम टॉलरेंस दे सकते हैं। यानी कि कितना कर सकते हैं, 15 डिग्री 5 मिनट तक बना सकते हैं, और मिनिमम कितना बना सकते हैं उसको 14 डिग्री 55 मिनट तक बना सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है डियर फ्रेंड। तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना रहना चाहिए, मिनिमम 14 डिग्री 55 मिनट रहना चाहिए, और मैक्सिमम 15 डिग्री 5 मिनट हमारा रहना चाहिए। ठीक है, आगे दिया है कि के कोण में मशीन करना है, एंगल को चेक करने के लिए कौन सा एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, यानी कि 5 मिनट की परिशुद्धता में कौन सा ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो 5 मिनट की शुद्धता में हमें एक्यूरेसी दे सके। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, या फिर उसको बोलते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर या फिर यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर है, उसका जो लीस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक यानी कि न्यूनतम माप जो उसकी होती है वो होती है 5 मिनट, यानी कि मिनिमम हम उससे क्या है 5 मिनट की शुद्धता में कोण को चेक कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज द राइट आंसर। यहाँ पर वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ना देखिए, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर भी अगर आपको दिया हुआ है तो आपको यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर पे क्लिक करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है, कटिंग टूल का कौन सा कटिंग एंगल कार्य के साथ संपर्क में आने पर कटिंग एज को रगड़ खाने से बचाता है। क्या बोला है, कटिंग टूल का कौन सा कटिंग एंगल, यानी कि जो हमारे कटिंग टूल होते हैं उनके अलग अलग एंगल दिए जाते हैं, तो कौन सा कटिंग एंगल है जो कार्य के साथ में संपर्क आने से, यानी कि कार्य के साथ में कटिंग एज को रगड़ने से बचाता है, घर्षण होने से बचाता है। तो कौन सा एंगल दिया जाता है, तो नॉर्मली आपको सभी को पता है कि किसी एक पार्ट का दूसरे पार्ट से रगड़ खाने से बचाने के लिए हम क्या देते हैं, क्लियरेंस देते हैं, गैप देते हैं उनके बीच में। अगर कोई हमारा कटिंग टूल है तो वहाँ पर क्या दिया जाता है, क्लियरेंस एंगल बनाया जाता है। ठीक है, चाहे वो हमारा लेथ का टूल हो, चाहे ड्रिल हो, चाहे कुछ और हो, कोई भी कटिंग टूल हो, तो वहाँ पर क्या दिया जाता है, क्लियरेंस दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या है, क्लियरेंस एंगल देंगे
तब क्या होगा कि वहाँ पर क्या हमारे पार्ट को जो हमारा टूल होता है वो और उस पार्ट के बीच में एक एंगल बन के आएगा, जहाँ से क्या क्लीयरेंस एंगल बोला जाता है, जिससे पार्ट और टूल की कटिंग एज के बीच में गैप रहता है, जिस वजह से वहाँ पर घर्षण नहीं होती है। इसके भी एडवांटेज होते हैं। सबसे फर्स्ट एडवांटेज तो ये होता है कि हमारा जो टूल है या हमारा पार्ट है उसमें हीट उत्पन्न नहीं होती है, बहुत ही कम हीट उत्पन्न होती है। दूसरा, जो कटिंग टूल है उससे हम कटिंग आसानी से कर सकते हैं। थर्ड क्या होता है कि वहाँ पर क्या है, रगड़ के निशान नहीं आएंगे, जलने के निशान नहीं आएंगे, यानी कि फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये क्या है, इसके कुछ एडवांटेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर टर्निंग किए जॉब के टेपर की चेकिंग करने के बाद छोटा व्यास बिल्कुल सही और बड़ा व्यास थोड़ा कम कैसे ठीक करेंगे। यानी कि क्या हमने कंपाउंड रेस्ट मेथड के द्वारा टेपर टर्निंग कर रहे हैं। लेथ मशीन पर टेपर टर्निंग की जाती है कंपाउंड रेस्ट मेथड के द्वारा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 4 मेथड होते हैं, कंपाउंड रेस्ट, टेल स्टॉक ऑफसेट, टेपर टर्निंग अटैचमेंट, और दूसरा क्या होता है हमारा फोम टूल होता है, टेपर टूल। ठीक है, तो फोम टूल के माध्यम से कर सकते हैं, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, टेल स्टॉक ऑफसेट के माध्यम से कर सकते हैं, और कंपाउंड रेस्ट मेथड के द्वारा भी हम लेथ मशीन पर टेपर टर्निंग है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कंपाउंड रेस्ट मेथड के द्वारा। तो क्या बोला गया है, कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर टर्निंग की जो कि टेपर की चेकिंग कर रहे हैं। हमने क्या कर लिया, टेपर टर्निंग वहाँ पर कर ली, उसके बाद में हम चेकिंग कर रहे हैं टेपर की। तो वहाँ हमें पता चला कि जो हमारा छोटा जो रेडियस जो बन के आया, छोटा व्यास जो था रेडियस टेपर का, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन बड़ा व्यास जो है वो थोड़ा सा कम है। तो उसको ठीक कैसे करेंगे, वो अभी तक क्या है सही नहीं बना है, जितना व्यास में चाहिए था वो नहीं बन पाया, कम बन पाया। तो वहाँ पर क्या करेंगे, एंगल की सेटिंग को बढ़ा देंगे, थोड़ा सा एंगल को और बढ़ा देंगे। तो वो उससे क्या होगा, जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट बनकर आएगा तो वहाँ पर क्या है, उसका व्यास है वो बड़ा व्यास सही बनकर आएगा। ठीक है, तो एंगल की सेटिंग को बढ़ाकर हम उसको कर सकते हैं। अगर वहीं पर बड़ा बनता तो घटा कर सकते थे, जिससे वो छोटा बनता। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थ्रेड्स के उपयोग के कोई 2 उदाहरण दे। यानी कि ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पर हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थ्रेड है वो यूज़ करते हैं। तो काफ़ी जगह होती है जहाँ पर क्या है, राइट हैंड थ्रेड यूज की जाती है और लेफ्ट हैंड थ्रेड यूज की जाती है। इनको हम कैसे पता करेंगे कि ये राइट हैंड थ्रेड है, ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है। तो जो थ्रेड राइट हैंड की तरफ टाइट करती है वो राइट हैंड होगी, और जो थ्रेड लेफ्ट हैंड की तरफ टाइट करती है वो लेफ्ट हैंड होगी। दूसरा क्या होता है, जिस थ्रेड का राइट हैंड की तरफ अगर झुकाव है तो वो राइट हैंड थ्रेड होगी, जिस थ्रेड का लेफ्ट हैंड की तरफ झुकाव है तो लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। तो इनके एग्जाम्पल क्या है कि राइट हैंड थ्रेड प्राय बेंच वाइज के स्पिंडल और स्पार्क प्लग पर पाई जाती है। राइट हैंड थ्रेड कहाँ पर है, बेंच वाइज के स्पिंडल पर होती है। स्पार्क प्लग जो होता है हमारा इंजन के अंदर लगा होता है। ठीक है, कौन से इंजन के अंदर, जो पेट्रोल इंजन होता है, तो वहाँ पर आपको राइट हैंड थ्रेड देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पर अगर बात करें लेफ्ट हैंड थ्रेड, तो ये प्राय पेडेस्टल ग्राइंडर की शाफ्ट और वेल्डिंग के गैस सिलेंडरों पर पाई जाती है। अब पेडेस्टल ग्राइंडर की शाफ्ट, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील की जो ग्राइंडर मशीन की जो शाफ्ट होती है उसके ऊपर लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। लेकिन दूसरा इन्होंने दिया है कि वेल्डिंग के गैस सिलेंडरों पर, तो वेल्डिंग के कौन से गैस सिलेंडर होते हैं जिन पे लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी हुई होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको दोनों थ्रेडें वहाँ एक साथ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि गैस वेल्डिंग में हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन 2 गैस सिलेंडर है वो यूज में लेते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलीन 2 गैस सिलेंडर हम यूज में लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है उस पर हमारी राइट हैंड थ्रेड कटी हुई होती है, उसके साथ जो इक्विपमेंट अटैच करेंगे उन सब पे राइट हैंड थ्रेड कटी हुई होगी। वहीं पर अगर मैं बात करूँ एसिटिलीन गैस सिलेंडर की, तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर जो होता है उस पर हमारी लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी हुई होती है। ठीक है, तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थ्रेड दोनों के एग्जांपल आप एक साथ देख सकते हैं। कहाँ पर, गैस वेल्डिंग में जो हम गैस सिलेंडर यूज करते हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस सिलेंडर, तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पर राइट हैंड और एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर लेफ्ट हैंड थ्रेड है वो कटी हुई होती है। ठीक है, आज की वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। उस टर्निंग कार्य क्रिया का नाम बताएं
जिससे सेंट्रल लेथ पर कार्य की अक्ष के समांतर टूल को फीड देकर धातु को काटा जाता है। क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस टर्निंग कार्य क्रिया का नाम बताएं, उस टर्निंग प्रोसेस का नाम बताएं जो लेथ मशीन पर करते हैं, जिसमें सेंट्रल लेथ पर कार्य है वो एक्स के समांतर टूल को फीड देकर, यानी कि जो एक्सिस है, लेथ एक्सिस है, उसके एक्स के पैरेलल हमें टूल को फीड देनी है और धातु को काटना है। क्या बोला है, एक्स के पैरेलल फीड देनी है, एक्स के समांतर फीड देनी है। समांतर फीड देंगे तो कौन सा होएगा, प्लेन टर्निंग इज द राइट आंसर, प्लेन टर्निंग हो जाएगा। अगर पैरेलल चल रहे हैं तो प्लेन टर्निंग होगी। अगर परपेंडिकुलर चल रहे हैं, लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर फीड दे रहे हैं, तब हमारा होगा फेसिंग। ठीक है, 3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको बोले कि लेथ मशीन के पैरेलल चलना है, क्या बोले, लेथ मशीन के एक्स के पैरेलल चलना है, लेथ मशीन के एक्स के समांतर चलना है, तो होगी प्लेन टर्निंग। अगर बोले एक्स के परपेंडिकुलर चलना है, क्या बोले, लेथ मशीन के एक्स के परपेंडिकुलर चलना है, यानी कि एक्सिस के समकोण में चलना है, लंबवत चलना है, परपेंडिकुलर, तब क्या होगा, फेसिंग होगी। और बोले कि लेथ मशीन के एक्सिस के एंगुलर चलना है, किसी कोण पर चलना है, तब होगी टेपर टर्निंग। ठीक है, 3 प्रकार की टर्निंग नॉर्मली होती है, प्लेन टर्निंग, फेसिंग और टेपर टर्निंग। सभी मैंने आपको क्लियर कर दी। आई होप आपका सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आगे से आगे हमारे चैनल के साथ में ज़रूर जुड़िएगा और बेल आइकन के ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। हमारा वीडियो वो हर शाम 8 बजे पब्लिश होता है, ताकि आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।